आप सभी दोस्तों का जोरदार स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों को बारीकी से देख लो, क्योंकि मैं जो प्रश्न देता हूं वही प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम छपते हैं। साथ ही साथ आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स या सजेशन चाहिए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं इस चैनल के माध्यम, तो सब्सक्राइब करना बनता है, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और स्क्रीन पर जो है, यहाँ पर जो आप कमेंट देख रहे हो, कुल मिला के हजारों की संख्या में जो है इस तरह का कमेंट देखने को मिला है। इस कमेंट में साफ-साफ लिखा गया है, सर आप जो प्रश्न बताते हो वही प्रश्न एग्जाम हॉल में सेम टू सेम छप रहे हैं, ठीक है, सेम टू सेम छप रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं पिछले 5 वर्षों से विद्यार्थियों को सजेशन देने का काम करता हूँ, सभी ऑनर्स पेपर व सब्सिडरी पेपर का। तो कहीं न कहीं अनुभव मेरा अब देखने को मिल रहा है। तो प्यारे दोस्तों, इस चैनल से जल्दी आप सभी जुड़ जाओ, और मैं जो अभी आपको प्रश्न बताने वाला हूँ, वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में फिर से छपने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। हिस्ट्री बोले तो इतिहास। जी हाँ दोस्तों, आप में से कुछ छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जिन्होंने हिस्ट्री को सब्सिडरी के रूप में रखा है, और कुछ छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जो कि हिस्ट्री को ऑनर्स पेपर के रूप में रखा है। तो तमाम छात्र छात्राओं को आज के इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। बोले तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं देना है। आपके पूरे साल की तैयारी, जी हाँ दोस्तों, आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जाएगा। और ये जो सारे प्रश्न देख रहे हो, यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम छपने वाले हैं, इसमें कतई संदेह नहीं है, क्योंकि काफ़ी गहन अध्ययन के बाद ये सारे प्रश्न तैयार किए गए हैं, ठीक है। प्यारे दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं यहाँ पर 2 बातें शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोग कोई मूवी देखते हो, तो मूवी के प्रत्येक पहलू आपको काफ़ी बारीकी से याद रह जाते हैं, ठीक है। मान के चलो कि बाहुबली मूवी आप में से अधिकांश छात्र छात्राओं ने देखा होगा, ठीक है। बाहुबली मूवी से सभी वाकिफ़ हैं, और बाहुबली मूवी का कुछ पॉइंट ऐसा भी है जो कि आपको लाइफ टाइम तक याद रहने वाला है। जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पर, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो आप सभी को पता है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका, भल्लाल देव बाहुबली का कौन था, भल्लाल देव बाहुबली का कौन था, ठीक है। क्या आपने इस पॉइंट को कभी रटने का प्रयास किया था, कभी याद करने का प्रयास किया था? नहीं किया था, परंतु अभी तक आपको याद है कि भल्लाल देव बाहुबली का कौन था। अभी तक आपको याद है, और उम्मीद है कि लाइफ टाइम तक याद रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं मूवी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प थी, और मूवी में आप काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, और उसके उत्तर की बात करें तो उत्तर का और भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है हिस्ट्री के प्रोफ़ेसर के द्वारा तैयार किए गए हैं, और काफ़ी आसान व सरल शब्दों में तैयार किए हैं, ठीक है, जिसे देखने मात्र से ही आपको याद हो जाता है, और ऐसा याद कि आप लाइफ टाइम तक इसे भूल नहीं पाते हो, ठीक है। मेरे द्वारा दिए गए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को यदि आप देख लेते हो और सेम टू सेम एग्जाम हॉल में आप लिख लेते हो, तो एग्जामिनर भी इम्प्रेस होकर आपको फुल में फुल मार्क्स प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनर भी आपको हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 100 में 100 स्कोर देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पसंद है कि विद्यार्थी मुझे सरल और आसान शब्दों में उत्तर दे, ठीक है, सरल और आसान शब्दों में उत्तर दे, ताकि मैं उसको फुल में फुल मार्क्स इतिहास जैसे सब्जेक्ट में करूँ। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं एक बार फिर से बता दूं, याद दिला दूं, काफ़ी आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर पाओगे, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे पहले आप अपने कॉपी में इन सभी प्रश्नों को लिख लो, क्योंकि आपके पूरे वर्ष की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है, और मात्र इस 10 मिनट के वीडियो के माध्यम से आप भी हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो पहला प्रश्न है आपका, बाबर के उपलब्धियों की विवेचना करें। बाबर की कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न को आप लिख लो, क्योंकि ये प्रश्न लगातार जो है रिपीट होते आ रहे हैं, और इस बार भी 100% पूछे जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं इनके बाबर के बारे में थोड़ी सी झलक दे देता हूँ, ताकि आप अपडेट हो सको, और इसका उत्तर भी मैं आपको बताऊँगा कैसे आप प्राप्त कर पाओगे। तो थोड़ी सी झलक आप इसके बारे में देख सकते हो, ध्यान से मेरी बातों को सुनो, ठीक है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक और उसकी नींव रखने वाले बाबर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। और उसकी नींव रखने वाले कौन थे? भारत, यानी कि बाबर। भारत में कई सालों तक शासन किया था, ठीक है। मुगलों ने भारत में लगभग कुल मिला के 300 सालों तक शासन किया हुआ था, ठीक है। और बात कर ले यहाँ पर, तो अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद बाबर ने मात्र 12 साल की उम्र में पिता के काम संभाला। यानी कि बात कर ले तो 12 साल की उम्र में जब बाबर 12 साल की उम्र में था,
तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और वो अपने पिता के काम को पूर्ण रूप से संभालता है पूरी ईमानदारी के साथ। उन्होंने तुर्किस्तान के फरगना प्रदेश को जीतकर उसके शासक बन गए थे। बचपन से ही बाबर बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। वे अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखते थे। बाबर अपने आप को चंगेज खान के परिवार बताते थे, ठीक है। चंगेज खान उनकी माता के साइड के वंशज थे। चंगेज खान जो है बाबर के माता के साइड के वंशज थे, बोले तो पड़ोसी के वंशज थे। तैमूर के राजा चुगताई तुर्क उनके पिता के वंशज थे, ठीक है। बाबर के खून में 2 महान शासकों का खून था। यही वजह है कि बाबर एक महान योद्धा था। कम उम्र से ही बाबर जंग के मैदान में उतर आए थे। तो समझ सकते हो 12 साल की उम्र में ही बाबर शासक बन गए थे, ठीक है, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो शासक इसी को बनना है। तो और 12 साल की ही उम्र से ही वो सारा काम को संभालने लगा। उन्होंने शुरुआती दिनों में बहुत युद्ध, लड़ाइयाँ और हार जीत, संधि विच्छेद देखा था, ठीक है। और अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने संघर्ष भी किया हुआ था। बाबर की पूर्ण नाम आपसे पूछा जाए, देखिए एसएससी में इस बार पूछा गया था कि बाबर का पूरा नाम क्या है, तो ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और रेलवे में एक प्रश्न पूछा गया था कि बाबर का जन्म कब हुआ था, तो 23 फरवरी 1483 ईस्वी को। और कहाँ पर हुआ था, फरगना घाटी तुर्किस्तान में। ये सारे मैं जो बोल रहा हूँ ये सारी बातें जो है उत्तर में लिखे गए हैं, परंतु मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अपडेट हो जाओ, पढ़ाई के ऊपर आपका जिज्ञासा बढ़े, ठीक है। और इनके माता की बात कर ले तो कुतलुग निगार खानम इनके माता का नाम और पिता का नाम शेख मिर्ज़ा। और एक कुल मिला के बात करें तो इसके जो है 5 से 6 पत्नियां भी थी, ठीक है। बेटे की बात करें तो इनके बेटे कौन कौन थे, तो हुमायूं, बाबर के बाद जो है हुमायूं ही मुग़ल साम्राज्य का शासक बनता है, ठीक है। इसके बाद एक इनका बेटा था कमरान मिर्ज़ा, अस्करी मिर्ज़ा, हिंदल, अहमद शाहरुख, इसके बाद गुलजार, ये सारे इनके पुत्र थे। इसके बाद बात कर ले इनकी पुत्री का, तो बेगम, गुलरंग, गुलबदन, गुलबर्ग, ये सारे इनकी पुत्री थी। और बाबर का जन्म जो है 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हो जाता है, ठीक है। आगरा जो है भारत में है। तो जन्म कब हुआ था, 23 फरवरी 1483 ईस्वी को। और मृत्यु कब हुई थी, 26 दिसंबर 1530 को, ठीक है। बाबर का शुरुआती जीवन कैसा रहा इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ आप लोगों से। बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत ही कम उम्र में आ गई थी। कुल मिला के 12 साल की उम्र में अपने पैतृक स्थान फरगना को वो जीत तो गए थे, लेकिन ज़्यादा दिन तक वहाँ राज नहीं कर पाए थे। वो इसे कुछ ही दिनों में हार गए थे, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता दूं, वे इसे कुछ ही दिनों में हार गए थे, जिसके बाद उसे बहुत ही कठिन समय देखना पड़ा था और उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन किया हुआ था। लेकिन इस मुश्किल समय में भी उनके कुछ वफादार ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। परंतु अभी आपके साथ कुछ मुश्किल घड़ी आ जाए तो आपके दोस्त, आपके जो इतने भी वफादार हैं, चाहने वाले हैं, वो आपका साथ छोड़ जाते हैं। परंतु पहले के ज़माने में ऐसी बातें नहीं थी। कुछ सालों बाद जब उसके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे, तब इस बात का फायदा बाबर ने उठाया और वह 1502 में अफगानिस्तान के काबुल को जीत लिया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने पैतृक स्थान फरगना समरकंद को भी फिर से दोबारा जीत लिया। बाबर की 11 बेगम थी, ठीक है। मैंने 5 से 6 बताया था, परंतु फिर तो उन्होंने बाद में फिर 5 शादी करी, तो कुल मिला के 11 बेगम हो गई थी। उसको 20 बच्चे हुए थे, ठीक है। बाबर का पहला बेटा हुमायूं था, सबसे श्रेष्ठ पुत्र उनका हुमायूं था, जो कि बाबर की मृत्यु के पश्चात वो मुगल साम्राज्य का शासक बना था, जिसे अपना उत्तराधिकारी भी बनाया था, कौन, बाबर ने। परंतु हुमायूं की जब बात करें तो हुमायूं काफ़ी ही रंगीले मिजाज के थे और हुमायूं की मृत्यु जो है एक पुस्तकालय में हुई थी, लुढ़कते हुए, सीढ़ी से लुढ़कते हुए। तो एक इतिहासकार लेनपुल कहते हैं कि हुमायूं जो है अपने सारे जीवन लुढ़कते ही बिताया। तो बाबर का भारत आना क्या मतलब, भारत आने का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं झलक दे रहा हूँ इन प्रश्नों का। बाबर का भारत आना क्यों था और भारत आने से इन्हों कौन कौन सी उपलब्धियाँ मिली। मध्य एशिया में जब बाबर अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया, तब उसकी नज़र भारत पर हुई। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बाबर को अपना साम्राज्य फैलाने के लिए उचित लग रही थी। उस समय दिल्ली के सुल्तान बहुत सी लड़ाइयाँ हार रहे थे, जिस वजह से वो विघटन की स्थिति में उत्पन्न हो गई थी। भारत के उत्तरी क्षेत्र में कुछ प्रदेश अफगान और राजपूत के अंदर थे, लेकिन इन्हीं के आसपास क्षेत्र स्वतंत्र थे जो अफगानी व राजपूतों के क्षेत्र में नहीं आते थे। इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली का सुल्तान था, एक सक्षम शासक नहीं था। पंजाब के गवर्नर जो दौलत खान और इब्राहिम लोदी के काम से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान, जो कि इब्राहिम लोदी के काम से संतुष्ट नहीं थे। और इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली का शासक था और बोला जाए तो दिल्ली का सुल्तान था, एक सक्षम शासक नहीं था इब्राहिम लोदी।
और इससे काफ़ी राजा और इब्राहिम लोदी के अपने भी काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे। ठीक है, इब्राहिम के एक अंकल यानी कि चाचा जिनका नाम था आलम खान, जो दिल्ली की सल्तनत के लिए एक मुख्य दावेदार था, बाबर को जानते थे। तब आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। ठीक है, बाबर तो भारत आना भी चाह रहा था और उसे निमंत्रण भी मिल गया, तो कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा हो गया। बाबर को ये न्योता बहुत पसंद आया, उसे ये अपने फ़ायदे की बात लगी और वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली चल गया। तो प्यारे दोस्तों, समझ सकते हो बाबर किस तरह भारत आया। इसके बाद भारत आते ही वो इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए ठान लेता है। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी कब? तो 1526 ईस्वी में, अप्रैल का महीना था और 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम की लोदी के बीच लड़ाई होती है, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और वो इसमें यानी कि उसकी हत्या भी हो जाती है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, बाबर इस लड़ाई के बाद भारत छोड़ देगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ, बाबर ने भारत में ही अपना साम्राज्य फैलाने की ठान ली। भारत के इतिहास में बाबर की जीत पानीपत की पहली जीत कहलाती है। इसे दिल्ली की भी जीत माना गया है। मैं बाबर के बारे में इसलिए यहाँ पर बताता हूँ, संक्षिप्त में नहीं बता कि मैं डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाबर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात कर ले तो बाबर जो है पानीपत के युद्ध के बाद खानवा का भी युद्ध लड़ा। खानवा के युद्ध के बाद घाघरा का युद्ध लड़ा। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है कहाँ पर? आगरा में। ठीक है, और प्यारे दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा करें। ठीक है, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसे आप अपने कॉपी में लिख लोगे। अकबर की राजपूत नीति क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है, तो जल्दी से कॉपी में लिखो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू संसार लोचन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रश्न को लिखा। ठीक है, अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा करें, तो यहाँ पर बात कर ले प्यारे दोस्तों, अकबर ने राजपूतों के साथ सांप भी मरे और लाठी भी नहीं टूटे, ये नीति अपनाई थी। यानी कि आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही कहावत को अकबर ने राजपूतों के साथ अपनाया हुआ था। उसने राजपूत राज्यों को स्वाधीन रखकर एक और यदि उनके स्वाभिमान की रक्षा की तो दूसरी और मुगल साम्राज्य की संप्रभुता भी स्वीकार करवा को उन्हें अपनी सहायक भी बना लिया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक बार आप लोग समझे। ठीक है, उसने राजपूत राज्यों, जितने भी राजपूत राज्य थे, ठीक है, उसको स्वाधीन यानी कि वो अपने अंदर रख कर एक और उनके स्वाभिमान की रक्षा की। राजपूत का जो स्वाभिमान था उसके स्वाभिमान की रक्षा तो करी, दूसरी और मुगल साम्राज्य की जो संप्रभुता है उसके स्वीकार करवा लिया अकबर ने। उन्हें अपने सहायक भी बना लिया। उसने राजपूतों को मुगल सेना और प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्ति का अवसर भी दिया। तो समझ सकते हो राजपूत नीति की समीक्षा अकबर ने किस प्रकार करी। एक बार मैं फिर से बता दूं, अकबर ने राजपूत के साथ सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, ये नीति अपनाई हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर बात कर ले तो राजपूत राज्यों को स्वाधीन, जितने भी राजपूत राज्य थे उसको अपने अंदर में रखकर, ठीक है, और राजपूतों के स्वाभिमान की रक्षा करी। इसके बाद राजपूतों को मुगल साम्राज्य की संप्रभुता जो है उसको स्वीकार करवाया। ठीक है, इसके बाद राजपूतों को मुगल सेना में और भी बहुत सारे प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो समझ सकते हो इन्होंने अपनी नीति को किस प्रकार अंजाम दिया हुआ था। इसे मैंने शॉर्टकट में बताया, परंतु उत्तर काफ़ी अच्छे ढंग से है। इसका उत्तर मैं बताऊंगा कैसे आप प्राप्त कर पाओगे इन सभी प्रश्नों का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका, मुगल वंश के पतन के कारण, मुगल वंश का किस प्रकार पतन हुआ, किस प्रकार अंत हुआ, इसके कारणों की आपको यहाँ पर समीक्षा करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद औरंगजेब को कहाँ तक इसके लिए जवाबदेह माना जाता है। मुगल वंश का जो पतन हो जाता है इसके कारण के बारे में तो पूछा ही जा रहा है, और औरंगजेब की जब बात आती है तो वो कहाँ तक इसके लिए जवाबदेह है, जिम्मेदार है, इसके बारे में आपको बताना है। ये सारे प्रश्न आप लिख लो, ये प्रश्न जल्दी से अपने कॉपी में लिखो। ठीक है, जल्दी से लिख लो। ओके, बात कर ले मुगल वंश के पतन के कुल मिला के 5 कारण हैं। पहला कारण आपका हो जाता है औरंगजेब की शासन नीति, दूसरा है औरंगजेब की दक्षिण नीति, तीसरा है अयोग उत्तराधिकारी, चौथा है आर्थिक दुर्बलता, आर्थिक रूप से कमज़ोर होना। इसके बाद सैनिक में कोई व्यवस्था नहीं था, कोई शासन नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था। जब सैनिक की बात आती है तो सैनिक बोले तो डिसिप्लिन, सैनिक डिसिप्लिन का दूसरा नाम है।
परंतु यहाँ पर डिसिप्लिन नाम की कोई बात ही नहीं थी। तो कुल मिला के बात कर ले, सैनिक में अव्यवस्था थी, अनुशासनहीनता थी। तो ये 5 कारण कहीं ना कहीं मुगल वंश के पतन का कारण बना। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर औरंगजेब को कहाँ तक इसके लिए जवाबदेह माना जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपने मुगल वंश के 5 कारणों के बारे में जाना, अब बात कर लेते हैं औरंगजेब को कहाँ तक इसके लिए जवाबदेह माना जाता है। तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब के व्यक्तिगत, जी हाँ दोस्तों, पर्सनली चरित्र एवं शासन नीति को यानी कि मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जा सकता है। औरंगजेब का जो व्यक्तिगत चरित्र था, उसकी जो शासन नीति थी, ये मुख्य रूप से कहीं ना कहीं उत्तरदायी माना जा सकता है। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, ठीक है। औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान है, ठीक है। मुसलमान में 2 होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। तो प्यारे दोस्तों, औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अपने शासनकाल में शिया मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों तथा अन्य धर्मावलंबियों यानी कि अन्य धर्म के व्यक्तियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुगल वंश के पतन का यही कारण रहा है, और इसके बारे में हम लोग उत्तर में काफ़ी विस्तार से समझेंगे। मैं जो इसका इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा उसमें और भी काफ़ी डिटेल से बताए गए हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मुगल काल में कला और स्थापत्य के विकास की विवेचना करें, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर बात कर ले, ये प्रश्न भी आप सभी लिख लोगे, मुगल काल में कला और स्थापत्य के विकास की विवेचना करें। तो कुल मिला के बात कर ले, मुगल काल को द्वितीय क्लासिकल युग कहा जाता है। मुगल काल को द्वितीय क्लासिकल युग कहा जाता है। मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता ये है कि इस काल में पहली बार आकार एवं अलंकरण की विविधता का प्रयोग निर्माण के लिए पत्थर के अलग अलग प्लास्टर एवं पच्चीकारी या पिटडोरा का प्रयोग किया गया था। तो मुगल काल को द्वितीय क्लासिकल युग भी कहा जाता है, ठीक है। मुगल काल के कला को द्वितीय क्लासिकल युग भी कहा जाता है। मैं इसे संक्षिप्त में बताया, इसका उत्तर काफ़ी अच्छे ढंग से लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका कि 1857 की क्रांति के कारणों और परिणामों का परीक्षण करें। 1857 को जो क्रांति की गई थी उसके कौन से कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए, इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर काफ़ी बेहतरीन है। मैं आप सभी को यहाँ पर काफ़ी अच्छे ढंग से बताने का काम करूँगा संक्षिप्त में, ठीक है। फुल्ली डिटेल्स में आपको जो है उत्तर का PDF मिलेगा, परंतु यहाँ पर मैं संक्षिप्त में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपडेट हो पाओ, ठीक है। ताकि आप अपडेट हो पाओ, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहोगे। तो पहला यहाँ पर देख पा रहे हो आप सभी, तो 1857 की क्रांति से कंपनी शासन का अंत हुआ, ठीक है। 1857 को जो क्रांति हुई उससे कंपनी का शासन का अंत हुआ था। 1857 के विद्रोह का प्रमुख परिणाम ये रहा कि 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश भारत प्रशासन का ब्रिटिश ताज क्राउन, ब्रिटिश का जो ताज है उसे क्राउन भी आप कह सकते हो, ने ग्रहण कर लिया था, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें तो 1857 की क्रांति से कंपनी शासन का अंत हुआ था। 1857 के विद्रोह का प्रमुख परिणाम यह रहा कि 2 अगस्त 1858 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया हुआ था, ठीक है। 1858 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश का प्रशासन ब्रिटिश ताज यानी कि भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज बोले तो क्राउन ने ग्रहण कर लिया था। तो प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट बार भी पूछे जा सकते हैं, और ये पूछे जा सकते नहीं, ये 100% गारंटी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म का क्या कारण था, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर बात कर ले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के क्या कारण थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो जन्म लिया था इसका क्या कारण था, इसका उद्देश्य क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से एक प्रख्यात है। भारत के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है जिनमें अन्य भारतीय जनता पार्टी है, यानी कि आप जिसे बीजेपी बोल सकते हो। कांग्रेस की स्थापना यानी कि ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। ये प्रश्न SSC रेलवे में पूछे गए थे कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य दादा भाई नौरोजी और दिनेश वाचा शामिल थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप इनके प्रश्न लिखते चलोगे। असहयोग आंदोलन पर एक निबंध लिखें,
ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। असहयोग आंदोलन, ये यदि आप क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो आपको ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट देखने को मिलेंगे। तो असहयोग आंदोलन पर एक नमन लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेजों के दमनकारी नीति आदि के विरोध में 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया हुआ था। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों, कॉलेजों का बहिष्कार, न्यायालयों का भी बहिष्कार, सरकारी दरबारों का बहिष्कार तथा उत्सवों, उपाधियों का बहिष्कार, इसका बाद विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने पर बल दिया गया था। एक बार मैं फिर से बात को रिपीट कर दूं कि जलियांवाला बाग अभी भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। जलियांवाला बाग एक ऐसा हत्याकांड था जो कि अभी इसके बारे में आप पढ़ोगे तो आपका रूह कांप जाएगा, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों की दमनकारी नीति आदि के विरोध में 1920 में मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि हमारे महात्मा गांधी ने एक असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ये असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंतर्गत सरकारी स्कूलों, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल, इसके बाद कॉलेज, न्यायालय, ठीक है, न्यायालय, इसके बाद सरकारी दरबार, इन सभी का जो है बहिष्कार करना था। इसके बाद प्यारे दोस्तों उत्सव का भी बहिष्कार करना था। इसके बाद विदेश से जितने भी सामान, जितने भी वस्तु हमारे भारत आ रहे थे उसका भी बहिष्कार करना था। तो 1920 में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप सभी अपने कॉपी में लिखते चलो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप और परिणामों के विस्तार से विवेचना करें, ठीक है। ये प्रश्न आप सभी अपने कॉपी में लिख लो क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने कॉपी में लिखते चलोगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप और परिणामों की विस्तार से विवेचना करें, ठीक है। 1942 तो आप अपने कॉपी में लिख चुके होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय, भारत छोड़ो आंदोलन जो आया हुआ था ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय में आया हुआ था। और कब आया हुआ था? तो इसकी ईस्वी थी 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य एक ही था कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न भी आप सभी लिख लो। भारत विभाजन के कौन कौन से कारण थे, ठीक है। भारत विभाजन के कौन कौन से कारण थे, ओके। तो आप लोगों ने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। तो 1947 भारत विभाजन के प्रमुख कारण कौन कौन थे मैं आपको बता दूं। सांप्रदायिक दंगे, खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद देश में जो है सांप्रदायिक दंगे तेजी से बढ़ने लगे थे। इसके बाद मुस्लिम लीग स्थापना एवं मुस्लिम सांप्रदायिकता, पाकिस्तान की मांग, ठीक है। ये जो भारत विभाजन आंदोलन था यानी कि भारत विभाजन के कारण जो थे वो था, पहला कारण था मुस्लिम लीग स्थापना एवं मुस्लिम सांप्रदायिकता, दूसरा था पाकिस्तान की मांग और तीसरा था माउंटबेटन का प्रभाव। माउंटबेटन जब जाने लगे भारत से तो उन्होंने कहीं न कहीं अपना प्रभाव छोड़ दिया, जिसके वजह से भारत और पाकिस्तान को अलग होना पड़ा। कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीति, कहीं ना कहीं कांग्रेसों को भी इसमें कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण कार्य रहे थे। इसके बाद उसकी नीति जो थी वो दुर्बल थी, जिसके वजह से यहाँ पर भारत विभाजन होना पड़ा और सांप्रदायिक दंगे काफ़ी स्पीडली से बढ़े, ठीक है। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता के कारणों की विवेचना करें। भारत की जो स्वतंत्रता हुई इसके कारणों की विवेचना करें, इसे भी आप अपने कॉपी में लिख लो। भारत की स्वतंत्रता के कारणों की विवेचना करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस प्रश्न को लिख ही लिए होंगे, ओके। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम बात कर ले भारत की स्वतंत्रता। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक तत्व कौन कौन रहे इसके बारे में थोड़ा जान ले।
ऐतिहासिक उद्देश्य का सिद्धांत, दूसरा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, तीसरा महायुद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, इसके बाद एशियाई नवजागरण, ब्रिटेन में भारतीय पक्ष की जनमत, इसके बाद चौथा पांचवा है आपका साम्यवाद का खतरा, और इसके बाद दो महान शक्तियों का उदय होना। ये सभी कहीं ना कहीं सहायक तत्व रहे हैं भारत की स्वतंत्रता का। तो प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में लेंगे, और ये पीडीएफ आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक का, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रखा है, तो आप उसे ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और पीडीएफ देखने के बाद आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, देखते ही आपको याद हो जाएगा। तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।